प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का रीड की मनोविज्ञान की क्लास में। तो साथियों आज की क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिसमें मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए प्रत्येक यूनिट में से 6 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है वो रीट परीक्षा के लेवल पर प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो साथियों निश्चित रूप से आप सभी को इन प्रश्नों को करना चाहिए और स्वयं अपना मूल्यांकन भी करें। तो साथियों कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। बी है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सी ऑप्शन है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। और डी है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो देखिएगा आपका इसमें से क्या आंसर बन रहा है। तो साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ए ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। बी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। और डी क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपना क्या करता है, अपने आप में रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय किसके, सिवाय चित्र रंगना, इसके अलावा बाकी सारे क्या है, संश्लेषण के उदाहरण है। निबंध लिखना संश्लेषण है, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, ये सभी क्या है, संश्लेषण के उदाहरण है। चित्र रंगना जो है वो संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है। ए ऑप्शन है फ्राइड, बी है एरिक्सन, और सी है फ्राम, और डी है पियाजे। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अपने पास, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है, ये किया है एरिक्सन ने। तो बी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ए B.F. स्किनर, बी अल्बर्ट बांडुरा, सी नाम चोम्स्की या डी E.C. टोलमैन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नोम चोम्स्की, कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, ये दावा किया चोम्स्की ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास
साथ साथ चलते हैं, यह कथन है, किसका है कथन ये? सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? हॉल का, स्किनर का, क्रो व क्रो का या फिर स्ट्रेंग का? तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही होगा हॉल का। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन है हॉल का। और साथियों, रीट लेवल फर्स्ट गणित का पाठ्यक्रम अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के नाम से देख सकते हैं, वहां जाके आप सिलेबस को पूरा रिवीजन कर सकते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया गया है। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है? ए आत्म सिद्धि की आवश्यकता, बी संक्रिया आवश्यकता, सी सुरक्षा की आवश्यकता और डी है आत्म सिद्धि आवश्यकताएं। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? अपनी मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करके क्वेश्चनों को करके देखिए। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा संक्रिया आवश्यकता। आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत का भाग नहीं है। मैस्लो के सिद्धांत का भाग कौन सा नहीं है? संक्रिया आवश्यकता नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा है? प्रेरणा जो है वो सीखने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो विधि है एक तरीके से, किसने कहा है ये? वाटसन ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा स्किनर ने। प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा है स्किनर ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा हमारी संस्कृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? ए प्रासंगिक स्मृति, बी प्रक्रियात्मक स्मृति, सी शब्दार्थ स्मृति या फिर डी घोषणात्मक स्मृति? तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रासंगिक स्मृति इसका सही आंसर होगा। हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार जो है वो है प्रासंगिक स्मृति। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। उद्दीपक उद्दीपक, अनुक्रिया अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया या 4 नंबर है अनुक्रिया उद्दीपक। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुक्रिया उद्दीपक। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है उसमें अनुक्रिया उद्दीपक सही होगा, जो संबंध है वो अनुक्रिया उद्दीपक में संबंध होगा। आगे देखिएगा 11 नंबर, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लासिकल जो कंडीशन सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या कोलबर्ग ने? तो निश्चित रूप से आपने इसका सही आंसर किया होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत जो है वो पावलोव ने किया और ये किया पावलोव ने कुत्ते पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है थॉर्नडाइक, कर्ट लेविन, स्किनर या कोहलर? तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कुर्ट लेविन। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? कुर्ट लेविन। तो ये होगी हमारी यूनिट नंबर 2 के 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 13, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? 1 नंबर कोल व ब्रूस का, 2 ड्रेवल हल का, 3 थॉर्नडाइक का या 4 क्रो एंड क्रो का? तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो ने इसका कथन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14,
व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, और 4 नंबर है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, अपनी वीडियो को रोक लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान है वो अध्यापक को मदद करता है किसमें, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। किसमें, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की जो चर्चा की है वो किस वैज्ञानिक ने की है, क्रेस्मर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर ने। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रेस्मर ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो मापन है वो किसने की है चर्चा, वो की है क्रेस्मर ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, क्या इसका आपका सही आंसर होगा, शरीर रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाजशास्त्रीय प्रकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा है इसमें से प्रकार, तो इसका होगा मनोवैज्ञानिक प्रकार। क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो उसका जो सोच होती है उस व्यक्ति की वो क्या होती है, अमूर्त चिंतन करता है। और अमूर्त चिंतन जो कौन करता है वो करता है मनोवैज्ञानिक प्रकार का, यानी जो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा मनोवैज्ञानिक प्रकार होगा। इस तरह से याद रखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 9, 5, 6 या 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 9 होगा। गार्डनर ने बुद्धि के 9 क्या बताए हैं, प्रकार बताए हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है, 70 से 80, 81 से 90, 91 से 110 या 4 नंबर है 111 से 120। तो देखिएगा आपका क्या सही आंसर आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 91 से 110 जो बुद्धि लब्धि होती है वो बुद्धि लब्धि होती है सामान्य बालक की। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो 3 नंबर इसका सही है। तो ये हो गए अपने 18 क्वेश्चन। इसी तरह से यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। अब करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 से 6 क्वेश्चन। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, यदि किसी बालक में मौलिकता, साहस तथा लगन जैसे गुण हैं तो वह बालक क्या कहलाता है, कौन सा बालक होता है। देखिएगा फिर से, यदि किसी बालक में मौलिकता, साहस तथा लगन जैसे गुण हैं तो वह बालक कहलाता है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक या फिर 3 नंबर, ये 4 नंबर आएगा यहाँ, पिछड़ा बालक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखिएगा क्या होगा। तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर है, जो सोचा वो बिल्कुल सही है। कौन सा, सृजनशील बालक। अगर सही सोचा है तो ये होगा सृजनशील बालक ही है जो मौलिकता, साहस तथा लगन जैसे गुण उसमें विद्यमान होते हैं और वो बालक क्या कहलाता है, सृजनशील बालक कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। 1 नंबर बौद्धिक विकास, 2 संवेगात्मक विकास, 3 सामाजिक विकास या 4 नैतिक विकास। यदि आपको वीडियो की स्पीड कम है तो आप डबल स्पीड में इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्धिक विकास। एकाग्रता और सृजनात्मकता, तो यहाँ से अपने याद कर सकते हैं, एकाग्रता हमें कहाँ से मिलती है, जब हम मन से दिमाग से एकाग्र होते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी बुद्धि से संबंधित है ये। तो ये हो जाएगा बौद्धिक विकास। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21।
किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण या तदात्मीकरण। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तदात्मीकरण। देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुण का अनुकरण करना क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके। 1 नंबर आवश्यकताओं को, 2 उद्देश्यों को, 3 प्रेरकों को और 4 है दूसरों को। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है, यानी किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? अभिसारी चिंतन से संबंधित होती है। चलिए आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्न में से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? कुसमायोजित व्यवहार करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, ऐसे बालकों की जीवन के प्रति निराशा रहती है, या फिर 4 नंबर है पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पिछड़े बालक की जो विशेषता वो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये जो है ये विशेषता नहीं है, यहाँ होना चाहिए था मानसिक रूप से वो अस्वस्थ रहते हैं। कौन? पिछड़े बालक। तो इसका 2 नंबर सही होगा। तो ये हो गए हमारे 4 यूनिट के 24 क्वेश्चन। आगे है लास्ट यूनिट 5 नंबर यूनिट जिसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं 6। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। विषय ज्ञान, कक्षा अनुशासन, व्यावसायिक नीति शास्त्र और 4 नंबर है शिक्षण विधि। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख, व्यावसायिक चरित्र का जो उल्लेख है वो होगा व्यावसायिक नीति शास्त्र। तो 3 नंबर इसका सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 26। आंकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? समयांतराल, अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व या भावनाओं की पराकाष्ठा। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकूलन का स्तर। 2 नंबर इसका सही है। क्या है? आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर जो है वो अनुकूलन का स्तर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा? 1 नंबर है लिखित परीक्षण के आधार पर, 2 प्रेक्षण के आधार पर, 3 मौखिक परीक्षण के आधार पर और 4 नंबर है मौखिक व लिखित दोनों पर। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रेक्षण के आधार पर क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है वो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो इसका सही है 2 नंबर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति जो स्रोत है वो क्या है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, मानव सभ्यता सिद्धांत, प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति जो स्रोत है वो है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत।
आगे है क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन सी धारा में कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होगी? ये जो है वो आरटी एक्ट 2009 के कौन सी धारा में कहा गया है? धारा 5, धारा 13, धारा 7 या धारा 6? तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 6 में। धारा 6 में ये बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक जो है उनके लिए 1 किलोमीटर में विद्यालय होगा और 6 से 8वीं तक के जो बालक हैं उनके लिए 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 6 में ये बताया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है। प्राथमिक स्तर पर जो है वो शैक्षणिक घंटे निर्धारित कितने हैं? 800, 200, 220 या 1000? तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपने याद किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 800। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं कितने? 800 सही इसका आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आज के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो निश्चित रूप से आपने इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से किया होगा और समझा भी होगा और सारे क्वेश्चन सही भी आपके हुए होंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।